Good afternoon to dear students. Today I will discuss about the property diagram, PVT surface, thermodynamic process of vapor and change of entropy during the formation of steam. This is the part of unit 3 and the subject name is the thermodynamics. Semester is 3. Outline of the today lecture, that is the introduction, property diagram, PVT surface for the pure substances, constant volume process, constant pressure process, constant temperature, adiabatic, change of entropy during the formation of steam. This is the theme of the today lectures. Introductions. Steam may be defined as a water vapor suspended in the air, already defined in the study or the previous classes. It can be classified in the wet, saturated and the superheated manner. Vapors may be considered as a fluid in a gaseous state as it may contain the liquid particle and its temperature is not far from the boiling points. तो वेपर्स जो है यदि प्योर वेपर है तो वो आइडियल गैस के लॉ को फॉलो करती है और इट्स नॉट ए टेम्परेचर फॉर द फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट्स. Wet steam do not obey gas law because it's not a pure gas. Wet steam जो रहती है कभी भी बॉयल्स लॉ को या बोलना चाहिए गैस लॉ को फॉलो नहीं करती है, जबकि जो आपकी ड्राई स्टीम है जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं तो इट फॉलो द बॉयल्स एंड द चार्ल्स लॉ आल्सो. The introductions about the also steam in the turbine generator where the steam will be used. Steam is coming from the one sides. It produced by the heating of water and carries the large quantities of the heat within itself. It could be as a working substance for the heat engine and the steam turbine. This is the turbine and this is the heat engine where it is used. Steam का use जो है after the formation from the boiler, it can be used in the heat engine and the turbine sides. दिस इज द मेन डायग्राम जो कि हमने डिस्कस किया था आपको प्रीवियस क्लास में कि यहाँ पे जो आपकी आइस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको वाटर बनाया गया, देन उसको सेचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट हुआ, वेट स्टीम में कन्वर्ट हुआ. वेट स्टीम के बाद वो आपका यहाँ पे इट मे बी आफ्टर द हीट सप्लाई इट इज कन्वर्टेड इनटू द वेट स्टीम इनटू द higher temperature and the after the heat supply in the wet steam it will be converted into the dry saturated steam, and the dry saturated steam, when the dry saturated steam is heated at a constant pressure, it will be converted into superheated steam. Okay, steam is generated in the boilers at a constant pressure. Consider a unit mass of ice at a minus 20 degree centigrade and the 1 atmospheric contained in a cylinder piston system. जैसा कि हमने बताया था इसको आइस को हम धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं. तो दिस इज अ डायग्राम, दिस इज कॉल्ड अ पीवी डायग्राम, ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. बट हियर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कंप्रेस लिक्विड रीजन, ये पूरा पानी भरा हुआ है, इसके बाहर आप जो देख रहे हैं पूरा वेपर है. तो सैचुरेटेड वेपर लाइन, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर लाइन एंड दिस इज द लाइन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन. तो ये दोनों लाइन यहाँ पे आके मिलती है तो इसको पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ये भी हमने बताया था आपको. और उसके बाहर यदि आप निकल जाएंगे तो सुपर हीटेड वेपर रीजन है. जो T2 टेम्परेचर है T1 से ज़्यादा रहता है. इस T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1. तो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर जो रीजन है इन बिटवीन ऑफ दिस वन रहता है. यहाँ पे आपका जो है वाटर प्लस जो वेपर है या बोलना चाहिए लिक्विड प्लस वेपर है, दोनों चीज़ें शामिल रहती हैं. और इस डायग्राम को भी आप जानते होंगे, हमने इसके बारे में बताया था कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ की सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों एक साथ मर्ज होती हैं, दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपल पॉइंट. एंड ट्रिपल पॉइंट सब्सटेंस दैट एक्सपांड ऑन द फ्रीजिंग, जब उसको एक्सपांड बोलना चाहिए गर्म करेंगे तो वो मेल्टिंग स्टेज पे आता है. सब्सटेंस दैट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द फ्रीजिंग when the liquid substance को यदि आप गर्म करेंगे तो वो फ्रीजिंग कंडीशन पे आएगा. तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्रिटिकल पॉइंट आपका यहाँ पे शो हो रहा है. दिस इज द वेपराइजेशन कर्व, दिस इज द सब्लिमेशन कर्व, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट वेयर कि वेपराइजेशन, मेल्टिंग एंड सब्लिमेशन जो पॉइंट है एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया ट्रिपल पॉइंट. दिस इज द अनदर ग्राफ कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम हो रही थी वो इस तरीके से हो रही थी. 1 to 2 इज द आइस फॉर्मेशन, सॉरी वाटर का जो आइस मेल्टिंग हो रही थी, तो आइस मेल्ट होने के बाद यहाँ पे सेचुरेशन कंडीशन ऑफ वाटर की आ रही थी. तो 1 to 2 ये थी कंडीशन. 2 to 3 आपकी सेचुरेटेड मिक्सचर थी.
ये वाटर प्लस स्टीम था, फिर ये ड्राई स्टीम बन गया, इसका बाद ये सुपर हीट स्टीम बन गया। ये सारी जितनी भी चीजें ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही हैं। ये डायग्राम में डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड अ टीवी डायग्राम। ये प्रॉपर्टी डायग्राम कहलाते हैं, जिसमें कि पीवी, टीवी और टीएच डायग्राम इस टाइप से आते हैं। दिस इज अनदर द टीवी डायग्राम इन विच द नंबर ऑफ प्रेशर कंडीशन आर डिफाइंड। This is the 0.01 megapascal, 0.1 megapascal, 1 megapascal, 8 megapascal, 15 megapascal, 22.09 megapascal, 25 megapascal. These are the number of pressure conditions. अलग अलग प्रेशर कंडीशन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 0 हो चुका है। तो जो बीच वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं 2 फेज रिगन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर प्लस स्टीम दोनों शामिल है। कंप्रेस लिक्विड मतलब यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पे यदि आप जाएंगे तो ये सुपर हीटेड है, मतलब वेपर के ऊपर यदि आप उसको सैचुरेटेड वेपर को और गर्म करेंगे तो सुपर हीट गैस बन जाएगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंट लाइंस हैं वो अलग अलग प्रेशर की कंडीशन के हिसाब से हैं। तो दिस इज द 25 मेगा पास्कल कि आप जो देख रहे हैं जो हॉट वाटर है, इट इज सप्लाइंग हियर। तो अबव द क्रिटिकल पॉइंट यदि आप बात वर्क करते हैं तो ये सुपर सैचुरेशन, सुपर क्रिटिकल कंडीशंस कहलाती है, जो कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर के नाम से भी नहीं आती कि बॉयलर यदि स्टीम को प्रोड्यूस कर रहा है सुपर क्रिटिकल मैनर में आफ्टर द 374.14 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज द कंडीशंस ऑफ द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम रहता है, ये प्रेशर है 22.09 मेगा पास्कल। तो दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, दीज आर द 3 पॉइंट्स। एंड आफ्टर दैट इसके ऊपर यदि आप वर्क करेंगे तो ये सुपर क्रिटिकल कंडीशन कहलाएगी। इसके नीचे जितना भी आप काम कर रहे हैं प्रेशर कम है, 15 मेगा पास्कल, 8 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल को आप 10 बार भी लिख सकते हैं और 0.1 मेगा पास्कल को 1 बार भी लिख सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो लाइन है ये लाइन है आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, 0.01 मेगा पास्कल की ये लाइन है आपकी। और यदि आप इस डायग्राम पे जाएंगे जो कि जाना पहचाना सा लग रहा है आपको, ये टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी का डायग्राम है, टीएच डायग्राम कहलाता है। तो उसी टीएच डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, ये सॉलिड आइस था, उसके बाद उसको मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट करने के बाद यहाँ पे उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद वो लिक्विड कंडीशन बदल रहा है, ये सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में जा रहा है। यहाँ की टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। ये फ़ारेनहाइट में लिखा गया, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया गया है क्योंकि टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में। एंथैल्पी यहाँ पे आपकी BTU पर LB के फॉर्म में लिखी हुई है। और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वेपराइजेशन कंडीशन आएगी, जहाँ पे पूरी तरीके से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और उसके बाहर निकलेंगे तो सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी। ये डायग्राम बार बार दिखाने का मतलब ये है कि आपको पूरी तरीके से फंडामेंटल क्लियर हो। स्टीम डायरेक्टली कभी भी वेपर फॉर्म में बनती नहीं है। स्टीम पहले वेट स्टीम बनती है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसका ड्राई स्टीम बनती है जो कि यहाँ पे रहती है। ड्राई स्टीम को और गर्म किया जाता है तो वो सुपर हीटेड स्टीम बनती है। तो दीज आर द 3 कंडीशंस ऑफ द स्टीम। द state change we plotted on the TH diagram, and this is another the TV diagram in which the different line are the showing. Here the 1 to 2, that is the -22 0 degree centigrade, when the water ice is converted into the water form, or the ice form into the 0 degree centigrade, and 2 to 3 is the constant conditions, constant pressure heat addition condition, and after that heat addition is taking place is this manner where the temperature will rise, and after that when the temperature is again rise by the heat supply, there is the formation of the saturation boiling condition of water, that is the 3 dash to 4, 4 to 5 is another condition, that is a constant pressure heat addition, and the temperature will remains also constant because of the there will be a no change of the phases of one substance to another. And after that when there is a changes of the temperature 5 to 6, there will be change of the phases because of the saturated steam is converted into the superheated manner. So 1 to 2, 3 volume increases from the V1 to V2, it is also explained. 2 to 3 again the volume of water will decrease as the ice melt at 0 degree centigrade. The volume of water slightly decrease from the 0 to 4 degree centigrade. This is the diagram showing picture. TV diagram for the phase change of ice into the steam. 3 dash to 4 जो हमने बताया आपको इंक्रीज होता है वॉल्यूम क्योंकि पानी का यहाँ पे आयतन बढ़ जाएगा, एंड देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, यहाँ पे फिर से वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, और द वॉल्यूम ऑफ द वेपर फर्दर इंक्रीज, सो दैट्स हियर कंडीशन द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। दिस इज अ सैचुरेशन कर्व ऑन द PV डायग्राम। ये आप जो देख रहे हैं सैचुरेशन कर्व है, PV डायग्राम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्रिटिकल टेम्परेचर वाली लाइन है,
या क्रिटिकल लाइन है जहाँ की आपका प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम मिलता है, जैसा कि हमने आपको बताया है। उसके ऊपर यदि आप वर्क करेंगे तो सुपर हीटेड या सुपर क्रिटिकल कंडीशन रहती है, जो कि गैसेस फेज के नाम से भी जानी जाती है। इसके अंदर की जो भी कंडीशन रहती है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर है और यहाँ पे आपकी वेपर फेस है। इसके ऊपर यदि आप क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर वर्क करेंगे तो सुपर क्रिटिकल कंडीशंस मिलेगी। तो दिस इज द वेपर सैचुरेशन कर्व, जो कि डॉटेड लाइन से आप देखना शो हो रहा है। So there are the number of diagrams. This is another diagram in which the pressure is constant, L plus V. L means liquid, V for vapor, S for solid, V for liquid, V for volume, okay, V for vapor. So there is a number of curve. So number of curve denotes showing the number of pressure conditions. जितना ज़्यादा प्रेशर आप बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा जो कर्व है वो चेंज होते चले आएंगे यहाँ पे। तो 4 to 5 is here represented. Liquid plus vapor, pressure equal to constant. Okay, these are the number of the graph is showing here. So saturated vapor line is here presented, and the P is increasing is here. Critical point is here, 374.15 degrees centigrade, and the triple point line is here. It is showing also. The PVT surface is here showing the pressure, volume and temperature conditions of the all the conditions of the substance कि solid कब बन रहा है, liquid कब बन रहा है, vapor कब बन रहा है। तो here it is the vapor conditions, liquid and vapor is here. Triple line is here showing the all the sublutions and the melting and the solidification phases. These are presented in the curve PVT surface, and this is the PVT surface for the pure substance that contracts on freezing. फ्रीजिंग कंडीशंस करने पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और दूसरा एक आपको भी कर्व देखने को मिलेगा जिसमें आप देखेंगे पीवीटी सरफेस फॉर प्योर सब्सटेंस दैट एक्सपांड्स ऑन द फ्रीजिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रीजिंग करने पे और एक्सपांड भी हो रहा है फ्रीजिंग करने पे, तो ये कंडीशंस अलग है। तो इन कंडीशन के हिसाब से ये डायग्राम्स बने हुए हैं, चेंजेस एंड डायग्राम्स। ये आपके बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि जब फॉर्मेशन ऑफ स्टीम होता है तो उस टाइम पे रोल प्ले करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया था, एंथैल्पी और द टोटल हीट ऑफ वाटर। जब पानी को शुरुआत में गर्म करते हैं तो एंथैल्पी रहती है फ्लूइड की, तो डिफाइंड बाय द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि रहता है। एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड रहती है उस टाइम पे, इसको HF से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल HF जो कहलाएगा दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, CPW into the rise of temperature, 4.187 into multiplied by the temperature delta T kilojoule per kg, and the H is equal to HF plus the X into HFG. When the steam is dry saturated, then S is equal to 1, then H equal to HF plus X into HFG, and latent heat of the steam, that is the HFG 3 point, and latent heat of steam at a particular pressure may be defined as a quantity of it required to convert 1 kg of water at its boiling point into the dry steam at the same pressure, denoted by the HFG. This is the enthalpy of the wet steam represented in the diagram. तो ड्राई स्टीम के लिए और वेट स्टीम के लिए अलग अलग एंथैल्पी रहती है। यहाँ पे वेट स्टीम की यदि बात कर रहे हैं तो ड्राइनेस सेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा पिक्चर में नजर आएगी। तो x इज लेस देन द 1 व्हेन द वेट स्टीम इज कमिंग एंड x इक्वल टू 1 व्हेन द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज कमिंग। तो ड्राइनेस सेक्शन जो है डिफाइन करते हैं x से, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था। देन डिफाइन इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई स्टीम एक्चुअली प्रेजेंट टू द मास ऑफ वेट स्टीम। तो मास ऑफ वेट स्टीम क्या रहेगा, यहाँ पे मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ स्टीम रहेगा, दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ वेट स्टीम, एंड द मास ऑफ ड्राई स्टीम इज प्रेजेंटेड हियर। फॉर द ड्राई स्टीम मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। यदि ड्राई स्टीम की बात करेंगे तो मास ऑफ वाटर 0 हो जाएगा, और यदि आप वेट स्टीम की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका वेट स्टीम की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका मास ऑफ स्टीम जो है वो 0 हो जाएगा। या बोलना चाहिए कि उसकी वैल्यू जो है डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की कितना अमाउंट ऑफ हीट जो ऐड कर रहे हैं। यदि आप बात करेंगे कि वहाँ पे पूरी तरीके से वाटर की क्वांटिटी 0 है, सपोज दैट वाटर क्वांटिटी 0 कर दें, इस इक्वेशन में पुट करें वाटर क्वांटिटी 0, तो MS इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, ड्राई स्टीम बन गई। लेकिन यदि मास ऑफ स्टीम को 0 कर दें, यदि ये 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी 1 है फिर 0 हो जाएगी, इसका मतलब पानी पानी है, वहाँ पे कुछ भी स्टीम नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन होती है, और वैसी कंडीशन बनती है जब पानी, वाटर और स्टीम दोनों ही अवेलेबल रहता है स्टीम के अंदर, तो वो उसके कंडीशन जो कहलाती है वो आपकी वेट स्टीम कहलाती है।
तो यहाँ पे जो ms है दैट इज द मास ऑफ ड्राई स्टीम, mw इज द मास ऑफ वाटर वेपर। तो टोटल एंथैल्पी क्या रहेगी स्टीम की या सुपर हीटेड स्टीम के लिए टोटल एंथैल्पी निकालनी है, तो दैट इज द एस सुपर हीटेड इक्वल टू सीपीएस, जो कि स्पेसिफिक हीट कहलाती है सुपर हीटेड स्टीम की, इन द ब्रैकेट ऑफ द टी सुपर हीटेड माइनस द टी सैचुरेटेड। तो आपकी टी सुपर हीटेड की जो एंथैल्पी रहेगी वो थोड़ी सी अलग रहती है। अब चूंकि यहाँ पे एस सुपर हीटेड की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड प्लस एंथैल्पी ऑफ द वेपर प्लस सीपीएस इंटू टी सुपर हीटेड माइनस ऑफ द टी सैचुरेटेड, क्योंकि हम वेपर की एंथैल्पी के बाद या बोलना चाहिए कि ड्राई स्टीम के बाद सुपर हीटेड स्टीम बना रहे हैं, डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टीम बना रहे हैं, तो एचजी जो रहेगा पहले एंथैल्पी ऑफ स्टीम आएगा ड्राई स्टीम प्लस सीपी सुपर हीटेड इंटू डिग्री ऑफ सुपर हीटेड कितनी हो रही है वो अपने को देखने लायक है। In actual practice, it is quite cumbersome to calculate the relation between the various quantities like pressure, temperature, volume, enthalpy, latent heat, and the entropy. That is the part of the steam. Such quantity have been determined experimentally and are recorded in the form of the tables known as the steam tables. And the values of the various quantities given in these tables are the for kg of steam, which is the dry saturated. Values for the unknown pressure for the temperature can be calculated in the linear interpolations. The specific volume of steam is the volume of 1 kg of dry steam and represented by the Vg। जैसा कि हमने बताया था कि Vg के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेंसिटी ऑफ स्टीम, नॉर्मली स्टीम की यदि बात करें तो 1 by Vg kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज द 1 kg ऑफ वाटर मीटर क्यूब पर kg है। और यदि बात करें वेट स्टीम की तो x Vg प्लस 1 माइनस ऑफ x इंटू Vf रहता है, जहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ जो फ्लूइड है वेरी वेरी लेस है कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ वेपर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो वेपर का जो वॉल्यूम रहता है कंपेरिजन टू फ्लूइड के वॉल्यूम के ज़्यादा रहता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज वेरी वेरी लेस। तो सुपर हीटेड के लिए भी आपको निकालना है कि कैसे आपका वॉल्यूम निकलेगा, तो उसके लिए आपको कंसीडर करनी पड़ेगी कि ट्राई के बाद सुपर हीटेड स्टीम बनती है, तो आपको गैस लॉ लगाना पड़ेगा जो पीवी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। जब पीवी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे यदि स्टीम बन रही है और ड्राई से सुपर हीटेड स्टीम की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे आप ड्राई स्टीम पे गैस लॉ लगा के और सुपर हीटेड स्टीम पे भी गैस लॉ लगाएंगे। तो पी सुपर हीटेड वी सुपर हीटेड अपॉन टी सुपर हीटेड इक्वल टू द पी सैचुरेटेड वी सैचुरेटेड अपॉन टी सैचुरेटेड। इस तरीके से करेंगे तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वी सुपर हीटेड इज इक्वल टू टी सुपर हीटेड अपॉन द टी सैचुरेटेड इनटू द वी सैचुरेटेड आ जाएगा यहाँ पे। तो जो प्रेशर है जहाँ की स्टीम को सुपर हीट किया रहा है वो कांस्टेंट है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का है, जो टेम्परेचर है वो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम हो रही है जिस टेम्परेचर पे सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टीम फॉर्मेशन हो रही है या 150 डिग्री पे हो रही है। टेम्परेचर टू विच स्टीम इज सुपर हीटेड, किस टेम्परेचर पे स्टीम को सुपर हीट किया गया है, वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम क्या है वो अपने को देखने लायक है। तो इससे आपका वो निकल जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस क्लास में। अब हम मेन बात करते हैं प्रोसेस की जो बहुत सारी होती है। तो जैसे कि आपने फर्स्ट यूनिट में बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी थी, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, वैसे इसमें भी प्रोसेस होती हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में यदि आप स्टीम को बना रहे हैं तो उसके सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पे आपको पीवी डायग्राम दिख रहा है, टीएस डायग्राम दिख रहा है। तो पीवी डायग्राम में आप जब देख रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में चूंकि आप पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हीटिंग कर्व दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड हीटिंग कर्व। ये भी आपका टीएस डायग्राम है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको हीट ट्रांसफर के बारे में दिख रहा है, कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, 1 2 3। तो 3 is the superheating condition, 2 is the saturated condition, 1 is the initial condition। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, वाली स्टीम वो वेट से सुपरहीटेड में बन रही हो उस दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अब चूंकि ये टीएस डायग्राम है तो टीएस डायग्राम में लाइन जो है कर्व लाइन रहती है, ये हमने पहले भी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में चेंज ऑफ वॉल्यूम इज जीरो, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन भी जीरो रहेगा। तो जितनी भी हीट ट्रांसफर हो किसके बराबर हो जाएगी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जितना भी वर्क डन रहता है वो जितना भी हीट ट्रांसफर है वो वर्क डन और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के समेशन के बराबर होता है। तो यदि वर्क डन जीरो हो गया तो जितनी भी हीट ट्रांसफर हो किसके बराबर आएगी, U2 माइनस ऑफ U1 के। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करेंगे तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पीवी डायग्राम में, और हियर इट इज रिप्रेजेंटेड इन द टीएस डायग्राम इन दिस मैनर। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वो प्रोसेस जहाँ की
स्टीम को गर्म किया जा रहा है या बोलना चाहिए स्टीम बनाई जा रही है प्रेशर कांस्टेंट में। तो यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो लेटेंट हीट और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो जो Vg1 जो Vg2 है या बोलना चाहिए Vg3 है वो सब कुछ सेम रहेगा। Vg1 जो है वो आपका वही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि हर एक प्रेशर पे वैल्यू जो आप देख रहे हैं वो कांस्टेंट है। तो Vg1 बराबर Vg1 बराबर Vg1 लिखा हुआ है, HFG1 बराबर HFG1 बराबर HFG1। इसका मतलब ये है कि यदि आपका 10 बार है तो 10 बार पे इसकी वैल्यू भी इतनी रहेगी, 10 बार पे इसकी वैल्यू भी इतनी रहेगी, 10 बार पे इतनी रहेगी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। यदि प्रेशर वेरी करता है तो इनकी वैल्यू वेरी करती है और ये इक्वल नहीं रहती। इसी तरीके से जो हीट ट्रांसफर है यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, x1 माइनस ऑफ x2 इंटू HFG के बराबर हो जाएगा। ये जो हीट ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, दिस इज फॉर द वेट स्टीम एंड द हीट ट्रांसफर फॉर द सुपरहीटेड कंडीशन टू द सैचुरेटेड कंडीशन। या बोलना चाहिए कि सैचुरेटेड कंडीशन से यदि आप सुपरहीटेड कंडीशन में आ रहे हैं तो हीट ट्रांसफर चेंज ऑफ एंथैल्पी के बराबर होगा। तो यदि आप हीटिंग कर रहे हैं तो एस सुपरहीटेड माइनस ऑफ सैचुरेशन कंडीशन रहेगा, और यदि कूलिंग करेंगे तो ये जितनी इक्वेशंस लिखी हुई उल्टी हो जाएगी, एस सैचुरेशन माइनस ऑफ एस सुपरहीटेड, क्योंकि वहाँ पे कूलिंग कर रहे हैं आप, ठीक है ना। कूलिंग में हीट रिजेक्टेड होती है। ये तीसरी प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस जो आप देख रहे हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे तो पीवी ग्राफ में आपको ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की हाइपरबोलिक लाइन है, ये हाइपरबोलिक लाइन, ठीक है ना। अब टीएस डायग्राम में चूंकि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस जहाँ की टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एंड इट फॉलो द बॉयल्स लॉ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है। Therefore the process will be hyperbolic in the wet region। जो heat transfer रहता है that is the H2 minus of H1 and W is equal to P1 V1 1 minus of the X1। हाइपरबोलिक जो प्रोसेस है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डायग्राम में इस तरीके से दिखाई दे रहा है, P1 and P2, this is the horizontal line, hyperbolic expansion। During the hyperbolic process, pressure PV is equal to constant and the process may be regarded as a isothermal but only in the superheated region as shown in figure। That is W is equal to P1 V1 natural log of V2 by V1 plus P1 X1 Vg1 natural log of V2 by V1। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U2 माइनस ऑफ V1, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। दैट इज द H2 एंथैल्पी माइनस ऑफ द प्रेशर इनटू X2 Vg2, ये हमने फार्मूले आपको बताए हुए ऑलरेडी। X1 माइनस ऑफ P1 X1 Vg1, तो वर्क डन जो होगा आपका इस हिसाब से चेंज जाएगा। अब वर्क डन जो है हाइपरबोलिक प्रोसेस में, चूंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो SH2 minus of SS1 for the wet steam and the work done formula is represented here। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में भी आप जाएंगे तो ये आपके टीएस डायग्राम में वर्टिकल लाइंस हो रही है जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वो लाइन वो प्रोसेस कहलाती है जहाँ पे कि एंट्रोपिक कांस्टेंट हीट ट्रांसफर 0 है। तो x2 जो है दैट इज इक्वल टू SF1 माइनस ऑफ SF2 प्लस x1 HFG1 अपॉन TS1 इनटू TS2 अपॉन HFG2। दिस इज द फॉर द 1 to 2 प्रोसेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यदि यहाँ पे इस तरह कंडीशन रहेगी, सुपरहीटेड कंडीशन के लिए ये रहेगा फार्मूला। और यदि आप आगे बढ़ेंगे फॉर द सुपरहीटेड स्टीम हीट ट्रांसफर 0 और W इज इक्वल टू U1 माइनस ऑफ U2, तो फार्मूला जो रहेगा आपका इस तरीके से चेंज होके आ जाएगा। ये अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि आपकी चेंज ऑफ एंट्रोपी वाला फंडामेंटल है, तो ये चीज़ अभी हम बताएंगे किस तरीके से हो रहा है। तो ये चूंकि लिखा हुआ है कि बिफोर द बोलना चाहिए एक्सपांसन प्रोसेस और आफ्टर द एक्सपांसन प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ऊपर वाला जो आप देख रहे थे वेट स्टीम के लिए था, ये जो आप देख रहे थे इक्वेशंस, ये जो आप इक्वेशन देख रहे थे वेट स्टीम के लिए, सुपरहीटेड स्टीम के लिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करेंगे। एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो कि थर्मोडायनेमिक रिलेशंस को फॉलो करती है, दैट इज द PV to power n is equal to constant and where P is the pressure, V is the specific volume, n is the polytropic index and the C is the constant। This equation can be used to the accurately characterize process of a certain system। The compression or the expansion including with the heat transfer of a gas and in some cases liquid and solids, that is the P1 Vg1 माइनस ऑफ P2 Vg2। ये जो आपके कंडीशन इनिशियल ट्रांजिशन फाइनल ट्रांजिशन, तो P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2 लिखते थे अपॉन n-1, तो वही चीज यहाँ पे लिख दी है। तो V1 बराबर क्या लिख दिया यहाँ पे X1 इंटू Vg1 और V2 इक्वल टू क्या लिख दिया X2 Vg2।
and the Q is equal to W plus U2 minus of U1. N is equal to 1.1.3. N is equal to 1.13 for the wet stream and 1.3 for the superheated stream. And this is the condition where it is represented for the थ्रॉटलिंग प्रोसेस, जहाँ की एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ये आप जो देख रहे हैं एचएस डायग्राम, ये मॉली डायग्राम कहलाता है, जहाँ की एंथैल्पी कांस्टेंट है। तो थ्रॉटलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है यहाँ पे कि फ्लूइड को रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है फ्लो होने से बाय क्लोजिंग द वॉल्व पार्शली। नाउ इमेजिन देयर आर द students in the classroom as well, the bell rings, that it started moving out. तो यदि डोर को ओपन कर दिया जाएगा पार्शली, देन देयर विल बी ए क्लस्टर फ्रॉम द by the student. In the flow of liquid, there is also restriction when the partially valve is open. Now the students from the cluster, they are pushing other students, and in the same way fluid particles start rubbing with other molecules, and as a result friction is there. And so that's why की enthalpy remaining the constant, कि वहाँ पे कोई भी चीज बाहर नहीं जा पा रही है, तो फ्लूइड की enthalpy remaining the constant वो बनी रहेगी। इसी चीज को यहाँ पे एचएस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो किया गया, क्योंकि ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रही है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। तो ये अलग अलग प्रेशर पे आप देख रहे हैं, ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 पे ये सारी प्रोसेस हो रही है। तो दिस इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर द प्योर सब्सटेंस। तो MKG के आइस को हम गर्म कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आइस आपका रखा हुआ है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज द डायग्राम जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो स्टार्ट फ्रॉम द दिस पॉइंट T1 गोइंग टू द T2, ice melting and converted into the 0 degree centigrade, further converted into the 0 degree centigrade of water, continuously goes on the entropy increasing, entropy बढ़ती चली आ रही है। and the sensible heating of the water is converted into the saturation condition। यहाँ पे पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हो चुका है। 4 to 5 यहाँ पे saturation condition of the steam will be produced, entropy will goes on continuously increasing because of the heat supply, and after that 5 to 6 यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि ड्राई स्टीम को फिर सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो continuously entropy will goes on the increasing। This is represented in this way. The initial temperature of the ice is T1, melting temperature of ice is 273 Kelvin, boiling temperature of water 100 degree centigrade, superheated steam temperature, specific heat of the ice, specific heat of the water, specific heat of the steam, ये आपका दिखाई दे रहा है। Process 1 to 2 sensible heat of the ice, ये जो आप देख रहे हैं। तो H2 minus of S1, it is the integration of dq by t, T1 is going to the limit T2। तो इनिशियल कंडीशन दिस इज द mci dt by t, तो T2 by T1 बिकॉज ऑफ द जो आप प्रीवियस स्लाइड में देख रहे थे मेल्टिंग टेम्परेचर था T2 और इनिशियल टेम्परेचर था इसका T1, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो mcp dt और t से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी निकल के आएगी। तो हियर दैट इज द dq by t चेंज ऑफ एंट्रोपी, एंड द हियर द हीट ट्रांसफर दैट इज द mcp dt एट अ कांस्टेंट प्रेशर। आइस को जो है हम गर्म करके आ रहे हैं, तो टेम्परेचर फाइनल वाला 273 है और इनिशियल वाला T1 है। दिस इज द कंडीशन, टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीज फ्रॉम द T1 to T2, एंट्रोपी गोज ऑन चेंज 1 to 2। अब आइस को और मेल्ट करेंगे तो पानी बनेगा, वही चीज यहाँ पे हो रही है। दिस आइस इज हीटेड बाय द सम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। दिस इज कन्वर्टेड इन द लेटेंट हीट ऑफ आइस MHIE, and the T is the constant temperature, temperature remaining the constant because of the here the not a increase of the temperature, but phase change occurs। Latent heat means the phase change occurs on the further heating of ice converted into the water at a constant temperature। in the process 3 to 4 sensible heating of the water, पानी को गर्म किया गया, तो पानी में जितनी भी हीट थी mcpw, this is the specific heat of water dt by t, and the temperature, saturation temperature is the highest compared to T2. T2 is the final temperature of the ice, but the saturation temperature of the water is more than the T2। This is the T2 is the 0 degree centigrade, 20 degree centigrade, depending on the how much amount of the heat is supplied। Water from T2 is heated to the water at T, change of entropy during the process, and the 4-5 that is the boiling of water। जो पानी आपको मिला यहाँ इसको और गर्म किया गया, तो ये इस तरीके की रेडीनेस आप जो देख रहे हैं, पानी और गर्म हो गया। तो S5 to minus S4 that is the latent heat of water, कितना वहाँ पे गर्म हो रहा है, कितनी latent heat की रिक्वायरमेंट है, to the constant temperature, temperature will remains the constant
On further heating of water is converted into the steam at a constant temperature, and the heat supplied is using the change of phase called the latent heat of the evaporations, and the change of entropy during the process that is represented in the equations. And the process 5 to 6 sensible heating of the steam को अब गर्म कर दिएगा चूंकि वो स्टीम बनने के लायक हो गया. अब स्टीम को और गर्म किया गया तो चेंज ऑफ एंट्रोपी दैट इज द mcps dt by t. सुपर हीटेड स्टीम में उसकी जो फेस है वो चली गई सेचुरेटेड से, तो mcps स्पेसिफिक हीट ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम नेचुरल लॉग ऑफ द t सुपर हीट टेम्परेचर टू द सेचुरेटेड टेम्परेचर. तो टेम्परेचर आपका कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है. टेम्परेचर राइज हो गया यहाँ पे अभी इस कंडीशन पे, डिग्री ऑफ सुपर हीट कहलाएगी. दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सुपर हीट. तो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ आइस एज इट कन्वर्टेड इनटू सुपर हीटेड स्टीम S6 minus of S1. This is the last condition, this is the initial. The S2 minus of S1 first process, second process, third process, fourth process, fifth process. So this is the ice formation, ice converted into the temperature, water to steam, water to saturation condition of water and the wet steam, wet to dry steam and dry to superheated steam. Then S6 minus of S1, this is the total whole equations जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक चली आ रही है. ये हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दिया. So this is the today lectures. Thank you. If any questions, please ask me.